को इसकी समीक्षा आपको किशनगंज में लेनी चाहिए। आज किशनगंज के अंदर बाढ़ की बड़ी समस्या है। महानंदा नदी से अररिया और किशनगंज में बाढ़ से कितनी जिंदगी तबाह होता है, कितने जमीन का फसल नष्ट होता है। और इसको व्यवस्थित करने के लिए वहां पर बनाया गया था, एक मिशन चलाया गया था, लेकिन उस मिशन को क्यों रोका गया? केंद्र सरकार के द्वारा फ्लड से निजात दिलाने के लिए 250 करोड़ रुपया भी भेजा गया, उसका प्रमाण पत्र भी नहीं भेजा गया अभी तक। उस प्रोजेक्ट के, उस मिशन को भी रोक दिया गया। इसकी भी समीक्षा कर लें। और वहां पर पीएफआई सबसे ज्यादा एनआईए का जो एक्शन होता है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो सरकार इसकी क्यों समीक्षा नहीं कर रही है? इस पर क्यों मौन है? छोटे छोटे विषय पर लोग बड़े बड़े अपने ज्ञान का बखान करने आते हैं, सत्ता में बैठे हुए मंत्री, क्यों मौन है? आज कहां राजस्व भूमि सुधार राजस्व मंत्री जी का बयान, शिक्षा मंत्री जी का ज्ञान कहां पर है? क्यों नहीं पीएफआई पर बोलते हैं? क्योंकि अब पीएफआई के माध्यम से देश के अंदर इनको संरक्षित करने वाले लोगों की सरकार की विदाई होने वाली है। ये अपराध, भ्रष्टाचार और उग्रवाद, आतंकवाद को संरक्षित करने का युग खत्म होने वाला है। और बिहार जो सबसे ज्यादा इसका शरणस्थली बना है, यहां भी पूरी तैयारी हो चुकी है इससे लोगों को चिन्हित करने का, बिहार को अपराध मुक्त करने का। आज अपराध बढ़ने का कारण क्या है बिहार में? ऐसे मठाधीश बैठा रहेगा, आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी, तो नए लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा और नए लोगों के माध्यम से वो शराब की तस्करी कराता है, व्हाइट जहर का तस्करी कराता है, अकूत संपत्ति कमा लेता है। पुलिस के साथ मिलकर थाने के अंदर बैठ करके इन लोगों की चौकड़ी चलती है। ये सरकार कभी इसकी समीक्षा नहीं करती है। इसीलिए अपराध बिहार में चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। और दुर्भाग्य से राजनीतिक अस्थिरता के कारण, प्रशासनिक अराजकता के कारण भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता एक शब्द नहीं बोल सकता है, बोलेगा तो सिर्फ जातीय उन्माद पैदा करने का। रामायण पर बोलेंगे, रामचरितमानस पर बोलेंगे, मंदिर पर बोलेंगे, लेकिन बिहार के अंदर आतंकवादी कैसे पैदा हो रहा है, पीएफआई कैसे बढ़ रहा है, मदरसों को अनुदान दे करके पीएफआई को प्रशिक्षण का खेल कैसे खिलाया जा रहा है, इन सब विषय पर मुंह बंद क्यों हो जाता है? सत्ता की लोलुपता में सत्ता के लिए ईमान बेचने वाले लोग राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों की न्यायिक जांच के माध्यम से सत्य उजागर होनी चाहिए और इस सत्य को उजागर करने की जिम्मेवारी है। और मैं तो बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तमाम फाइलें खुलेगी जो बिहार को आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध के शरणस्थली बनाने वाले लोग को चिन्हित किया जाएगा। वो इससे लोग को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ के नौजवानों को भटकाने के लिए, बरगलाने के लिए और अपराध, आतंक और उग्रवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए जो लोग इनको भेजते हैं, ये भी बिहार के बच्चे हैं। इनको सकारात्मक भाव में लगाने की जरूरत है। लेकिन जो लोग इस तरह का खेल खेल रहे हैं, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तो एक नया खेल शुरू हो गया है। आज किशनगंज में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। किशनगंज के अंदर सीमावर्ती क्षेत्र है, खुलकर शराब की तस्करी होती है। और शराब ही नहीं, वहां पर मादक पदार्थ, ब्राउन शुगर, अफीम से लेकर के तमाम नशीली व्हाइट जहर आ रहा है। इसकी कोई समीक्षा नहीं हो रही है। वहां पर पोस्टिंग वैसे लोग को किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं उसका खुद पार्टनरशिप चलता है।
और इसका संरक्षण मिलता है। सत्ता में, प्रशासन में बैठे उच्च पदाधिकारी थाना तक को फोन करते हैं। कोई घटना होगा तो तुरंत कनेक्शन वहां से जुड़ता है। निकलवावें इनका डिटेल और देखिए कि कितने थाने, कितने ब्लॉक तक फोन जा रहा है, कहां कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कौन कौन भ्रष्ट पदाधिकारी खुल करके इस तरह के गलत लोगों को संरक्षित कर रहा है। अब कई आईएएस, आईपीएस भ्रष्टाचार के आक्रोश में अपराधियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ संलिप्तता में पकड़े जा रहे हैं। इसी आज बिहार में आतंकवादियों का शरण स्थली बनने का सबसे बड़ा अवसर मिला है और इसका मात्र कारण है राजनीतिक अस्थिरता, तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण के ये 32 साल, 33 साल में बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी के कमजोर इच्छा शक्ति के कारण पीएफआई और आतंकवादियों का ये शरणस्थली बिहार बना है। और इनके साथ जो अभी मदरसा का मामला आया है, जिसमें कई फॉल्स मदरसा जो कागज पर चल रहा था, जिसको ये अनुदान दे रहे थे, वो अनुदान मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं खर्च हो रहा था। वो अनुदान इस तरह के पीएफआई के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए खर्च होता था। और उस अनुदान के माध्यम से बिहार से आतंकवादी के नए प्रशिक्षु को निकालकर देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने का खेल होता था। हमने मांग किया है कि इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम तो धन्यवाद देते हैं उस सीतामढ़ी के व्यक्ति सलाउद्दीन को, जिसने याचिका दाखिल कर करके देश के हित में बिहार को कम से कम बचाने का एक प्रयास किया है। लेकिन सत्ता में बैठे, शिखर पर बैठे शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग तुष्टीकरण की राजनीति से जिस तरह से संरक्षण कर रहे हैं, इसमें तो बड़े पदाधिकारी का भी इन्वॉल्वमेंट है। जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से जांच कराए। ये सरकार जांच नहीं करेगी, लीपापोती करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सीमावर्ती क्षेत्र में जा रहे हैं, आप वहां पर इसकी समीक्षा करिए। लेकिन ये समीक्षा क्या करेंगे? मुंह से इसके संदर्भ में एक आवाज नहीं निकलेगा। राजद और जदयू के लोग तुष्टीकरण के नाम पर एक शब्द नहीं बोल सकता है। बोलेगा तो सिर्फ जातीय उन्माद पैदा करने का। रामायण पर बोलेंगे, रामचरितमानस पर बोलेंगे, मंदिर पर बोलेंगे। लेकिन बिहार के अंदर आतंक जो सबसे ज्यादा इसका शरणस्थली बना है, यहां भी पूरी तैयारी हो चुकी है इससे लोगों को चिन्हित करने का, बिहार को अपराध मुक्त करने का। आज अपराध बढ़ने का कारण क्या है बिहार में? ऐसे मठाधीश बैठा रहेगा आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी, तो नए लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा और नए लोगों के माध्यम से वो शराब की तस्करी कराता है, व्हाइट जहर का तस्करी कराता है, अकूत संपत्ति कमा लेता है। पुलिस के साथ मिलकर थाने के अंदर बैठ करके इन लोगों की चौकड़ी चलती है। ये सरकार कभी इसकी समीक्षा नहीं करती है। इसीलिए अपराध बिहार में चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है और दुर्भाग्य से राजनीतिक अस्थिरता के कारण, प्रशासनिक अराजकता के कारण भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता लाने के लिए फिर से जनादेश प्राप्त करे बिहार में। जनता जिसको जनादेश देगा वो सत्ता में बैठेगा। ये जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। ये जनादेश नीतीश कुमार का नहीं था। लेकिन चोर दरवाजे से लाके सभी भ्रष्टाचारी एक जगह जुटकर, और जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, माले के लोग, गरीबों की नारा लगाने वाले लोग थे।
क्यों मौन है? क्या समस्या गरीबों की खत्म हो गई? अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों के कारण जो पीड़ित लोग हैं, जो तंग तबाह हो रहा है, क्यों मौन है ये 7 दल के 8 दल के लोग? इन लोगों के मुंह में आवाज क्यों नहीं निकल रही है? किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति 4 लाख लोग जेल का सफर करके आया है। कमजोर, दलित, अति पिछड़ा तबका का लोग, क्यों आवाज गुम है? बाहर में बहुत बोलते थे, हम लोग भी विधानसभा के आसन से सुनते थे, आज एक आवाज नहीं निकलती है। सत्य को कहने की ताकत नहीं है। जो सत्य बोलता है उसी के पीछे सरकार का महकमा और शासन प्रशासन लगता है कि कैसे उसको घेरे और बेइज्जत करें, कैसे उसको लज्जित करें। उसके स्टाफ से लेकर के उसके अगल बगल के परिचित लोगों के द्वारा ही उसको कलंकित करने का प्रयास करता है। लेकिन इससे विपक्ष की आवाज नहीं रुकेगी। सरकार समाधान करे, नाटक बंद करे और इस तरह के व्यवधान उत्पन्न करने का, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का खेल बंद करे।